Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Ojha sir. And in this video we will carry forward the first lesson of history of class 9th, and the name of the lesson is the French Revolution. We have already studied about the outbreak of the revolution. In this video we will study France becomes a constitutional monarchy. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने फ्रांस में क्रांति के उद्भव के बारे में पढ़ा था कि फ्रांस में क्रांति कैसे हुई। आज हम ये पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो लाइन से पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में नेशनल असेंबली ने, जो स्टेट जनरल को नया नाम दिया गया था, उसी नेशनल असेंबली ने संविधान के ढांचे को तैयार कर लिया और 1791 में ये काम उन्होंने पूरा कर दिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्ट था वह था मोनार्क के पावर्स को सीमित करना, लिमिट करना उसका। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. यह सभी पावर एक आदमी के हाथ में केंद्रित होने के बजाय इस बार बांट दिए गए, अलग कर दिए गए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच, और वो इंस्टीट्यूशंस थे लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस सिस्टम ने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। फिगर 7 में स्पष्ट किया गया है कि कैसे नया पॉलिटिकल सिस्टम काम करता था। इसमें जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर को स्पष्ट दिखाया गया है कि कैसे एक्टिव सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे नेशनल असेंबली वर्क करती है। इसके बारे में आगे व्याख्या आपको मिलेगी। आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने सारा पावर कानून बनाने का दे दिया नेशनल असेंबली को, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और यह जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। दैट इज कैसे? सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। जो सिटीजन्स होते थे वो एक इलेक्टर्स के ग्रुप को वोट करते थे, हु इन टर्न चोज द असेंबली। और यह जो इलेक्टर्स होते थे वह असेंबली को चूज करते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सभी नागरिकों को यद्यपि वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली मेन एबव 25 ईयर्स ऑफ एज। केवल 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर्स वेज। जो कम से कम 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स पे किया करते थे, उनको कहा गया एक्टिव सिटीजन्स। वे आर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। तो वैसे लोग जो 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष थे और कम से कम एक मजदूर के 3 दिन के बराबर की मजदूरी का अमाउंट वो टैक्स पे किया करते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। दैट इज दे वेयर एंटाइटल्ड टू वोट। और यही लोग थे ऐसे जिनको वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वीमेन वेयर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। और बाकी बचे हुए जो पुरुष थे वो सभी और सभी महिलाएं पैसिव सिटीजन्स मानी जाती थीं। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। इलेक्टर्स के रूप में या निर्वाचक के रूप में और साथ ही साथ असेंबली का मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक था कि वह मैक्सिमम टैक्स पे करता हो, वह हाईएस्ट लेवल का टैक्स पेयर होना चाहिए, तभी वह इलेक्टर या असेंबली का मेंबर बन सकता था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो संविधान था वह शुरू होता था मानव और नागरिकों के
अधिकारों के घोषणा पत्र से। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, अधिकार जैसे कि जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने मत को व्यक्त करने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानून के समक्ष समानता का अधिकार, वेर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, और इन अधिकारों को कहा गया नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार जिसको कोई छीन न सके। दैट इज दे बिलोंग्ड टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और इन नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स को न तो कोई कम कर सकता था और न ही छीन सकता था। ये जन्म से प्राप्त अधिकार थे हर मानव को। आपको याद रखना होगा कि नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स कौन कौन से हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और यह राज्य का दायित्व था, राज्य का कर्तव्य था कि वह प्रत्येक नागरिक के नेचुरल राइट्स की रक्षा करे। आइए देखते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। नंबर 1 है मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और स्वतंत्र रहता है, एंड इक्वल इन राइट्स, और उसके अधिकार समान होते हैं। अर्थात मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है और हमेशा स्वतंत्र रहता है और उसके अधिकार एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन, और यह कहता है कि हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का, हर राजनीतिक संस्था का यह लक्ष्य है, यह दायित्व है कि वह हर व्यक्ति की नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स की रक्षा करे। जो व्यक्ति के प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार हैं, जो अहरणीय अधिकार हैं, उनकी रक्षा करे। और ये कौन कौन अधिकार हैं? दीज आर लिबर्टी, यह क्या है? स्वतंत्रता है। प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। सिक्योरिटी, सुरक्षा का अधिकार। एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। इन अधिकारों को नेचुरल और इनएलिएनेबल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रेसिड्स इन द नेशन, संपूर्ण संप्रभुता का स्रोत जो है वह राज्य है, नेशन है। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज, कोई भी समूह या कोई भी व्यक्ति ऐसी अथॉरिटी का प्रयोग नहीं कर सकता दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपुल, जो जनता से ना मिले हों। नेक्स्ट है लिबर्टी कंसिस्ट्स ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स, लिबर्टी में वैसे काम करने की स्वतंत्रता आती है जो दूसरों के लिए इंजूरियस न हो, नुकसानदेह न हो। नेक्स्ट है द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, कानून के पास यह अधिकार है कि वह वैसे गतिविधियों पर पाबंदी लगाए जो समाज के लिए नुकसानदेह है। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, कानून जो है वह अभिव्यक्ति है सामान्य इच्छाओं की। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, इसलिए सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में वह हिस्सा ले, पर्सनली या तो व्यक्तिगत रूप से और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, सभी लोग कानून के सामने समान हैं। नेक्स्ट है नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड, किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है, न गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही नजरबंद किया जा सकता है, एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ, केवल कानून सम्मत मामलों में, केसेस में छोड़ करके। अर्थात कानून सम्मत प्रक्रियाओं के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो एक्यूज्ड ठहरा सकते हैं, न अरेस्ट कर सकते हैं और ना ही नजरबंद कर सकते हैं। एवरी सिटीजन
मे स्पीक, प्रत्येक नागरिक बोल सकता है, राइट लिख सकता है, एंड प्रिंट फ्रीली, और किसी मुद्दे को छाप सकता है फ्री होकर के स्वतंत्रतापूर्वक, लेकिन कुछ कंडीशन है। ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। इसमें कंडीशन ये है कि लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेवारी भी उसी व्यक्ति की होगी। नेक्स्ट है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक फोर्स अर्थात सार्वजनिक सेना और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है प्रशासन। तो इन दोनों के मेंटेनेंस के लिए, इन पे खर्च करने के लिए एक कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल, एक सामान्य कर लगाना आवश्यक है। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स। लेकिन यह टैक्स सभी लोगों पर, सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए उनके आय के अनुसार। सिंस प्रॉपर्टी इज ए सेक्रेड एंड इनवायोलेबल राइट, चूंकि संपत्ति का जो अधिकार है वह एक सेक्रेड अधिकार है, पावन पवित्र अधिकार है, एंड इनवायोलेबल है, जिसको वायोलेट नहीं कर सकते, जिसका उल्लंघन नहीं कर सकते। एक ऐसा अधिकार है, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, तो किसी भी व्यक्ति को इससे डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता, किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, अनलेस ए लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट। तब तक नहीं कर सकते जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति को अधिग्रहित करना आवश्यक न हो। इन दैट केस ए जस्ट कंपेंसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को एक न्यायोचित मुआवजा अवश्य देना चाहिए, और यह मुआवजा अग्रिम हो, एडवांस में हो। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यह समझा कि फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन हुए उसमें कौन कौन अधिकार दिए गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, आप इसका लाभ लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।